तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैंने एक रिपोर्ट पहले बनाई थी, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद उसमें नया अपडेट मुंबई से आया, इसलिए रिपोर्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट थी सलमान खान के घर पे फायरिंग करने के केस में जो 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनमें से एक शख्स अनुज थापन ने कथित तौर पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के लॉकअप में सुसाइड कर लिया, ये खबर आई। वो कैसे हुआ सारा ये मैंने पूरी डिटेल के साथ रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन उसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि नया इनपुट आया है। मुंबई पहुँचे अनुज थापन के परिजनों ने, जिनमें उसके एक नाना, उसका मामा और उसका भाई, छोटा भाई, ये मुंबई पहुंचते हैं, जिनको मुंबई पुलिस ने टिकट दी थी पंजाब से मुंबई जाने की, ताकि वो अपने फैमिली मेंबर की बॉडी क्लेम करके वापस पंजाब ले जा सके। पर जैसे ही वो लोग जे हॉस्पिटल में उसकी लाश देखने जाते हैं, जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ था, तो उनको शक होता है कि गले पे मेरे निशान फंदा लेने के निशान नहीं हैं, बल्कि गला दबाकर मारने के निशान हैं। मतलब उनको शक है कि ये निशान असली नहीं है, इसको कुछ छुपाया जा रहा है, और उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया है। अनुज थापन के नाना सरदार बलदेव सिंह और उसके मामा, उन्होंने, कुलदीप बिश्नोई उनका नाम है, उन्होंने मांग की है कि जब तक महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को इंक्वायरी नहीं सौंपती, वो इस शव को क्लेम नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा कहा कि हमें महाराष्ट्र पुलिस पर विश्वास नहीं है। भले ही हम उनके खर्चे पे मुंबई आए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस चाहती थी कि हम इस शव को लेके जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाएं, पंजाब ले जाएं, लेकिन हम इस बॉडी को क्लेम नहीं करेंगे जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होती है। अब ये बहुत गंभीर मामला है दोस्तों। कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लोगों का प्रेशर भी इनके ऊपर तो होता दिखाई दे रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई के गांव के लोग ही हैं सब, और इनको सब जानते हैं, एक दूसरे को रिश्तेदारियां भी होती हैं। पहले तो इन लोगों ने जो कहा वो मेरी आगे वाली रिपोर्ट में सब कुछ है। ये पहले का पोर्शन मैंने चेंज किया है क्योंकि नया इनपुट आया। इसके साथ आपको वो सब तस्वीरें भी दिखाएंगे जो ये तीनों जन जो वहाँ गए हैं, वो जे हॉस्पिटल में मॉर्चरी जो है, जहाँ पर लाशों को रखा जाता है, उसके बाहर बैठे हैं। और वहीं पे प्रेस वाला मीडिया उनके पास पहुंचा, जहां हमारे मुंबई के सहयोगी भी मौजूद थे। उन्होंने उनसे बातचीत करके और ये तस्वीरें भेजी, और जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा दिया। अब मुंबई पुलिस सकते में है, इस समस्या को कैसे हल किया जाए। और होना तो यही चाहिए कि अगर उनकी डिमांड है, वो कोई बड़ी बात तो मांग नहीं रहे, एक सीबीआई का प्रूफ मांग रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी जांच ऑलरेडी सीआईडी स्टेट क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर पूना में है, उनको दे दिया, लेकिन इनका कहना है कि हम उस जांच से संतुष्ट नहीं है, हमें इसमें कोई शक लगता है, शक की गुंजाइश है। हमारे बेटे ने सुसाइड नहीं की, उसको जान से मारा गया। अब पूरी कहानी क्या है वो तफसील से जब पूरी डिटेल सामने आएगी आपसे फिर शेयर करेंगे। आज आपको ये पूरी तस्वीरों के साथ परिवार का क्या कहना, और मुंबई का वो क्राइम ब्रांच जहां आज तक मैंने तो कभी सुना नहीं
कि किसी ने खुदकशी की हो। शायद बहुत पहले एक ऐसा केस आया था, लेकिन उसकी डिटेल किसी को याद नहीं। सो दोस्तों, देखिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, मैं आपको बोलना भूल जाता हूँ। और इस चैनल को शेयर भी करो ताकि और आगे बढ़ें। अब आने वाले दिनों में ये इलेक्शन के बाद एक बार फिर नए सिरे से ये जो दौर है, क्रिकेट खत्म होगी, इलेक्शन खत्म होगी, तो फिर आपके पास पहुंचने में और आसानी होगी। अभी बहुत सारे ऑफिसर सोर्सेज अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा यत्न जारी रहता है कि रोज़ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके आपके सामने हाजिर हो। तो सुनिए, इसके पहले की जो मैंने रिपोर्ट की हुई थी वो आगे जारी रखते हैं, और साथ में एक कुछ बेचारे कांस्टेबल का किस्सा भी आपको सुनाएंगे, जिसको नशेड़ी लोगों ने उसका मोबाइल छीनने के चक्कर में जहर का इंजेक्शन लगा के उसको मार दिया। तो जारी रखेंगे अपनी रिपोर्ट। 2 दिन पहले मुंबई के हाई प्रोफाइल क्राइम ब्रांच के लॉकअप में एक आरोपी एक केस में पकड़ा गया आदमी खुदकशी कर लेता है। मुंबई के क्राइम ब्रांच के इतिहास में ये शायद दूसरी बार हुआ है। एक बार बहुत साल पहले ऐसे कुछ हुआ था, जो किस्सा किसी को बराबर याद नहीं आ रहा कि मरने वाला कौन था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन कभी मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉकअप में इस किस्म का हादसा होना बहुत अजीब लगता है। बहुत ही सिक्योर और वेल गार्डेड लॉकअप है। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक इंसिडेंट सामने आया जहां पे सलमान खान के घर के ऊपर गोलियां चलाने वाले आरोपियों को वो देसी कट्टे सप्लाई करने वाले 2 लोगों में से एक आदमी, जिसका नाम अनुज थापन, अबोहर के नज़दीक एक गांव में रहने वाला नौजवान, जिसको मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पंजाब से लेके मुंबई गई थी, और कोई नहीं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक खुद उनको लेने पंजाब आया था और वापस अपने साथ लेके बाई एयर मुंबई पहुंचा था। ये मैं किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि यहाँ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका और लॉकअप्स की सिक्योरिटी का इशू ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने कस्टोडियल डेथ तो सुना होगा, बहुत होती है देश भर में। पुलिस की कस्टडी में लोगों को मारा पीटा जाता है और वो मर जाते हैं, और बहुत से केसेस में उनको बाद में या तो किसी बीमारी का बहाना लगा दिया जाता है कि उसको दौरा पड़ता था, वो हाई डायबिटीज था, उसको हार्ट अटैक आ गया या किसी और तरीके से, लेकिन सुसाइड करना, वो भी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के लॉकअप में, ये इम्पॉसिबल लगता है। बात कुछ और होगी। और लगता है जिस तरीके से उस मरने वाले अनुज थापन के परिवार ने पंजाब में इल्ज़ाम लगाए हैं, उसमें 2 बातें सामने आती हैं। उसके परिजन ने कहा कि मुंबई पुलिस के आने के पहले हमारे बेटे को अबोहर के CIA स्टाफ ने पिकअप कर लिया था। उसकी इंफॉर्मेशन मुंबई से आई थी और पंजाब पुलिस ने मुंबई पुलिस का साथ दिया था, कोऑपरेशन किया था। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसको मारा। ये उसके परिजन ने क्या कहा वो आपको बता रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट का जिक्र भी मैंने इसीलिए किया है, आगे फिर आएगा। तो उनका कहना है कि इन दोनों लोगों में से जो एक मरा है, उसके माँ बाप, उसका भाई, उन्होंने कहा, और गांव के सरपंच ने, उनके गांव के, कि इसको अबोहर के CIA स्टाफ के लॉकअप में या उनकी कस्टडी में बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। शायद वो एक कारण हो सकता है कि उसकी मुंबई जाके उसको
सुसाइड करना पड़ा या उसकी मौत हो गई हो, और उसको कवर अप करने के लिए ये कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन क्या ये खुदकुशी संभव थी? अब जैसे ही इन दोनों आरोपियों को लेके दयानाथ मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, मैं वो तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाऊंगा आज इस एपिसोड के साथ। वहाँ पे वो एयरपोर्ट के बाहर मीडिया बहुत बड़ी गिनती में हाजिर था। ऐसा आज तक कभी मुंबई में हुआ नहीं कि किसी आरोपी को लेके आ रहे और इतनी बड़ी गिनती में मीडिया एयरपोर्ट पे आपको कवर करने के लिए पहुंचा। खैर हुआ, बड़ी शानो शौकत से दया नायक अपने साथियों के साथ निकलते और दो आरोपी बीच में जिनका मुंह ढका होता है उनके साथ खड़े होके फोटो शूट होता है और फ्लैश लाइट्स जलती हैं, जिस तरह से कोई हीरो का वेलकम किया जा रहा है। इसका मतलब जब मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे तो वो आरोपी ठीक था। उसको कोई उसके चलने फिरने से, खड़े होने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको CIA स्टाफ की कस्टडी में बुरी तरह मारा पीटा गया। जहाँ शायद तभी तक उसकी चोटें इतनी गहरी नहीं हुई थी कि वो उनको बर्दाश्त कर रहा था, उसके बाद शायद उसकी हालत बिगड़ गई हो। ये उनका आरोप है। उसके बाद मुझे 2 दिन पहले मेरे पुलिस के मित्र का फ़ोन आया कि क्राइम ब्रांच में कुछ गड़बड़ हो गई है। उसका कारण नहीं पता, लेकिन ये पता चला कि दया नायक को, जो क्राइम ब्रांच के हमारे जॉइंट CP जो हेड हैं, उन्होंने बुला के कुछ काफ़ी जवाब तलबी उसके साथ की। तो लोगों को शक हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो दया नायक से इतनी बारीकी से पूछताछ हो रही है। खैर वो भी हो गया। फिर कल खबर आ गई कि उस लड़के ने, क्राइम ब्रांच का जो लॉकअप है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, नीचे दूसरे ऑफिसेज हैं। ये वही लॉकअप है दोस्तों, आपको बता दें, जिस लॉकअप में अजमल कसाब को रखा गया था, जिस लॉकअप में संजय दत्त को रखा गया था, और ये लॉकअप जिसमें मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बहुत सारे एक्यूज लोगों को रखा गया था। मिनट मिनट की वहाँ पे निगरानी रखी जाती। हर लॉकअप के बाहर पुलिस वाले तैनात रहते हैं जो छोटे छोटे घंटों की शिफ्ट में काम करते हैं। उस लॉकअप के बारे में मैंने आपसे कई एपिसोड बनाए भी हैं, शेयर भी किए हैं। संजय दत्त को कैसे रखा गया, कैसे और आरोपी रखे जाते हैं। अरुण गवली भी उसे लॉकअप में रहा। कोई मुंबई का ऐसा नामचीन अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है जिसने क्राइम ब्रांच का वो पहले माले का लॉकअप नहीं देखा। खैर उस लॉकअप में जहाँ 5 हवलदार नियुक्त थे, 2 CCTV कैमरास लगे हुए हैं, और जिस सेल में इसको रखा गया था लॉकअप पे, उस सेल में 6-7 लोग और भी थे। और इनका कहना है कि वो टॉयलेट यूज़ करने के लिए जाता है लॉकअप का, और अंदर से काफ़ी समय नहीं निकलता है। तो वो लॉकअप के जो उसके साथी हैं वो कांस्टेबल को कहते हैं कि देखिए ये आदमी गया था, अभी तक बाहर नहीं निकला, देखो। तो जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो दरवाज़ा तोड़ते हैं तो पता चलता है कि वो खिड़की में से, जो रोशनदान ऊपर खिड़की होती है छोटी सी, उसमें एक रस्सी से लटका हुआ मिलता है। बड़ी हैरानी की बात है कि आदमी पुलिस लॉकअप में इतनी ऊंची खिड़की से रस्सी कैसे बांधता है, रस्सी आई कैसे उसके पास। और 3-4 वर्षन आए अलग अलग मीडिया में। एक में आया कि कोई रग जो होता है, जिसको हम जो पाँव वगैरह हम साफ करते हैं, इस किस्म का कोई कंबल भी पुराना हो सकता है, उसके से कुछ धागे निकाल के उसने रस्सी बना ली और सुइसाइड कर लिया। आज कहीं किसी रिपोर्ट में कहा गया कि उसने पायजामे से
अपने पायजामे को गोल मोल करके रस्सी बना के उससे लटक गया। लेकिन वहाँ पायजामा तो पहनने नहीं देते जहाँ तक मेरी नॉलेज है। वहाँ तो अंडर गारमेंट्स में रहना पड़ता है, निक्कर वगैरह इस किस्म का। कोई ऐसा कपड़ा आरोपी के बदन पे नहीं रहने देते क्राइम ब्रांच वाले जिस कपड़े को फंदा बना के इस्तेमाल किया जा सके। तो ये लॉकअप की सेफ्टी का सवाल भी होता है और आदमी की जिंदगी की सेफ्टी का सवाल भी होता है। अब जो घर वालों ने आरोप लगाया कि उसको मारा पीटा गया, वो मार पिटाई तो क्राइम ब्रांच के लॉकअप में भी हो जाती है, क्योंकि वो पुलिस रिमांड में था। दिन भर उनकी पूछताछ करते हैं और उसी लॉकअप के साथ ही इनका एक इंटरोगेशन रूम भी है, उसका जिक्र भी मैं आपके साथ कर चुका हूँ पहले। तो वहाँ पे ये आदमी मरा पाया। अब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होगी। जो जॉइंट सीपी क्राइम को दया नायक को बुला के पूछगिछ की गई। अब कुछ भी हो, पुलिस फोर्स है, कुछ गलती हो भी जाती है तो उसको कवर अप भी कर लिया जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी गलती नहीं हुई होगी, लेकिन हो गई। नहीं तो उस क्राइम ब्रांच में लॉकअप में सुसाइड करना बहुत मुश्किल है। अब सीसीटीवी कैमरास में वो आदमी कुछ देर कुछ चहलकदमी करता नजर आ रहा है। ये पता नहीं किसी ने वो सीसीटीवी फुटेज देखी नहीं है, ये मीडिया में आई खबरें। और उसके बाद वो लॉकअप में जाता, टॉयलेट में जाता दिखाई देता और उसके बाद उसकी लाश मिलती। अभी वो कोई ये इतना बड़ा कोई क्राइम तो नहीं था कि वो उस आदमी को अपने आप पे शर्म आई हो या उसको अपनी जान लेनी पड़ी हो। कोई बंदा मारा नहीं, उसने तो एक वेपन किसी को दी, उसको किसी ने दी कि आगे उसको जाके दे दो, उसने जाके दे दिया। वो कत्ल तो उसने किया नहीं था। एक और अखबार में मैंने एक मराठी अखबार में पढ़ा आज सुबह कि उसके ऊपर मकोका लगा दिया गया था, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, मकोका। ये बहुत सख्त कानून है, उसमें जल्दी बेल नहीं होती और काफ़ी लंबा समय आरोपी को कस्टडी में बताना पड़ता। ये भी एक बड़ी हैरानी की बात है कि कोई मर्डर हुआ नहीं, इस आदमी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, छोटे मोटे 2-3 केस कहते हैं पंजाब में थे। ऐसे लोगों के ऊपर मकोका लगाने की क्या जरूरत थी, वो भी समझ के बाहर है। कोई बहुत बड़ा केस हो, कोई आदमी 2-4 आदमी मर गए, उस आदमी का बड़ा और कोई इनाम इसके सर पे रखा गया था, खतरनाक शातिर अपराधी था, उसके ऊपर तो मकोका लगता है। लेकिन एक आदमी जो पहली बार मुंबई में गया, वो भी इस चक्कर में कि हथियार किसी को दिया, हथियार भी देसी कट्टा, कोई स्पेसिफिकेटेड वेपन नहीं है, उसके ऊपर आप मकोका लगा रहे हो। कहीं ये एक ओवर एंथुजियाज्म तो नहीं है? क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून लगा दो ताकि उनके कभी जमानत नहीं हो। तो उस आदमी ने, हालांकि अगर कोई शातिर क्रिमिनल होता पूरा, वो शायद ऐसी बातों से डरते नहीं। क्रिमिनल तो आजकल ज़्यादा जेल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जेल में रहकर उनका धंधा और अच्छा चलता है और उनके जो सरगना होते हैं वो उनके घर में उनका खर्चा पानी भी देते रहते हैं, उनके लिए वकील भी खड़े करते हैं, सब होता है। और अब जब ये हादसा हो ही गया तो उसकी 2 किस्म की जांच हो रही है। एक तो जो हमारी स्टेट सीआईडी क्राइम है, जिसका हेडक्वार्टर पूना में है, उनको ये केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और दूसरा एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठा दी गई है और ये जांच करेगी कि ये हादसा हुआ कैसे। अब ये मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी एक बड़ी अजीब चीज़ है मुंबई में। आपको बता दें कि मुंबई के तकरीबन हर एसीपी के पास
एक स्पेशल क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं। किसी आदमी को तड़ी पार करना है, किसी आदमी को मौके पे जमानत देनी है, ये ताकत उसके पास होती है, जो क्वासी जुडिशियल जिसको कहते हैं भाषा। अब इस किस्म के मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं, ये वो मजिस्ट्रेट नहीं होते जो अदालत में बैठ के लोगों के केस सुनते हैं। ये पुलिस के ही असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, उनको ये पावर दी गई। खैर, अब वो क्या रिपोर्ट देंगे वो भी सबको पता है। वो डिपार्टमेंट के खिलाफ तो जाएंगे नहीं। लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी, लेकिन कम लोगों को पता है कि वो पुलिस के ही ऑफिसर होते हैं जिनके पास लिमिटेड सी मजिस्ट्रेट की पावर होती है। जैसे कोई जिसको शरारती परेड करवा लेनी, इस किस्म के बात क्या। लेकिन एक सीनियर्स ने अच्छा कदम जरूर लिया। अब उनको पता था कि मरने वाले का परिवार गरीब है। उनको मुंबई पुलिस ने 3 परिजनों को बाई एयर की आने जाने की टिकट भेजी। उसमें भी पंजाब पुलिस की मदद ली गई। उसके थ्रू 3 लोग, उनमें एक गाँव का सरपंच, एक मरने वाले का भाई और एक शायद उसका पिता है। और ये 3 लोग आज मुंबई पहुंच गए और उन्होंने अपने बेटे की, भाई की जो लाश थी वो अपने कब्जे में ली और उसको लेके वापसी की टिकट भी मुंबई पुलिस ने करवा के दी है। ये सीनियर ऑफिसर्स का एक अच्छा जेस्चर है कि उनकी कस्टडी में एक आदमी की मौत होती है तो किसी हालत के अंदर भी हुई हो तो उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर किया है जिसकी शलाघा करनी चाहिए। अब जो इंक्वायरीज हैं उनका बाद में क्या होगा, उसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम में अभी तक यही कहा गया है कि उसकी गर्दन पे फांसी लेने के निशान हैं और जो उसका वायसरा है उसको संभाल के रखा गया है, उसको लैब में भेजा गया है विसरा को। और जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा असली कारण मरने का क्या था। अब पोस्टमार्टम में जो अंदर की चोटें होती है उनकी तो पहचान बहुत कम होती है। जो बाहर बदन पे चोट लगती है वो तो नज़र आ जाती है अगर हो तो। लेकिन आजकल तरीके ऐसे हो गए हैं इंटरोगेशन के और टॉर्चर करने के कि बाहर से आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर से आदमी बुरी तरह टूट चुका होता। तो ले दे के सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। जाते जाते एक और इसके साथ मिला हुआ किस्सा बता। काम पुलिस का इतना आसान नहीं होता जैसे हमें लगता। मुंबई पुलिस का लोकल आर्म डिवीज़न का एक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी ख़त्म करके रात को 9:30 बजे के करीब अपनी सिविल वर्दी उतार के, सिविल कपड़े पहन के अपने घर थाना जा रहा होता है लोकल ट्रेन में। वो डिब्बे के दरवाजे के पास खड़ा होता है और मोबाइल पे किसी से बात कर रहा होता है। माटुंगा और साइन स्टेशन के बीच में अक्सर गाड़ी स्लो होती है और जैसे सिग्नल है 2-3 वहाँ पे बिजी रूट है, जैसे गाड़ी स्लो होती है तो बाहर जो गुरदुल्ले किस्म के लोग, नशेड़ी, वो डंडे लेके खड़े होते हैं ट्रैक के साथ और वो डंडा मार के आपका पर्स, बैग, मोबाइल जो भी हो वो छीन लेते हैं। और इस कांस्टेबल के साथ भी ऐसा हुआ जिसका नाम विशाल पवार बताया गया, लोकल आर्म डिवीज़न में काम करता और जिसको पंजाब में लाइन कह देते हैं, पुलिस लाइन में। तो इस आदमी को भी एक शख्स ने डंडा मारा और इसका मोबाइल फ़ोन नीचे गिर जाता है रेलवे ट्रैक के ऊपर, क्योंकि गाड़ी स्लो थी। ये पुलिस वाला था विलास पवार, ये छलांग लगा देता है चलती गाड़ी में से और भाग के उस गुरदुल्ले को पकड़ लेता है जो इसका मोबाइल लेके भाग रहा हो। लेकिन उतने में 4-5 लोग और आ जाते हैं और इस कांस्टेबल को घेर लेते हैं। 3-4 लोग इसको जकड़ लेते हैं और एक आदमी उसकी पीठ में एक सिरिंज लगा देता है, इंजेक्शन जिसको हम कहते हैं। और उसमें कोई नशे की दवा थी, क्या थी, कुछ ही मिनटों में वो कांस्टेबल बेहोश हो जाता है और वहाँ पे गिर जाता है।
और वो चोर नशेड़ी लोग उसका मोबाइल लेके भाग जाते हैं और उसके मुंह में भी कुछ लाल किस्म का कोई केमिकल डाल देते हैं। वो बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। कुछ घंटों के बाद अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन उसको होश आती है और आदमी होश आने के बाद उठ के पैदल चल के साइंस स्टेशन तक भी जाता है। वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ के अपने घर भी पहुँच जाता है, लेकिन घर जाके उसकी तबीयत एक बार फिर खराब होती है। उसको थाना हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है, जहाँ इलाज के बाद दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके पहले जब वो दाखिल था उसने पूरा बयान पुलिस को दिया। अभी वो केस GRP जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि रेलवे की प्रॉपर्टी में ये हादसा हुआ था। लेकिन पूरी पुलिस उन गुरदुल्लों को ढूंढने लगी हुई है जिन्होंने एक मोबाइल फ़ोन चोरी करने के चक्कर में एक गरीब कांस्टेबल उसकी जान ले ली। तो बड़ा जोखिम का काम होता है। बहुत दूर दूर से पुलिस वाले मुंबई में अपनी ड्यूटी करने आते हैं, क्योंकि मुंबई में रहने की बहुत समस्या है, घर किराए पे नहीं मिलते, उतनी तो उनकी सैलरी नहीं होती जितना एक घर का किराया मुंबई में हो गया। तो दोस्तों, ये दो मुंबई से किस्से आपके साथ शेयर करने थे। अब पहले केस में, सलमान खान वाले केस में इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आती है, स्टेट CID क्राइम अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा और फाइनल लैब की रिपोर्ट कब आती है, तब तक मामला शांत हो जाएगा। लोग ऐसा ऐसा भूल जाएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।